नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ का खास कार्यक्रम सेहत। और सेहत पे हम बात करते हैं लोगों की जो दैनिक जो दिनचर्या होती है, लोगों के जो स्वास्थ्य होते हैं उसे लेकर के हम बात करते हैं। और आज जो है हम देख रहे हैं अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है वो हो चुकी है संक्रमण की। और संक्रमण चाहे कोई सा भी हो, उसका सबसे पहला असर पड़ता है आपके फेफड़ों पर यानी कि लंग्स पर। तो आज हम इस पर बात करेंगे और इस पूरे संक्रमण पर, इस पूरे चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजधानी रायपुर के डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ में। हम उनसे जानेंगे कि आखिर फेफड़ों का संक्रमण कैसे होता है, कैसे लोग इनकी चपेट में आते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो अग्रवाल सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आजकल हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो बढ़ता जा रहा है। उसके चलते फिर लोगों के जो स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जस्ट अपोजिट इस पे इफेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना % हाथ है पॉल्यूशन का लोगों की बीमारी को बढ़ाने में? पॉल्यूशन संबंधित जो लंग्स की बीमारी है उसमें मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज या सांस लेने की तकलीफ जो होती है, जिसको हम सीओपीडी और अस्थमा के नाम से जाने जाते हैं। सीओपीडी अधिकतर ये माना गया था शुरुआत में कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों में ही सीओपीडी जैसी बीमारी होती है और उम्र दराज लोगों में ही ये बीमारी पाई जाती है। 50-60 साल की उम्र में कहीं जाके ये सीओपीडी की बीमारी होती है। और अस्थमा हम सब पहले से जानते हैं कि कई लोग कहते हैं ये अनुवांशिक बीमारी है। तो ये दो बीमारी का एक मोटा सा तरीका लोगों को पता है, या शुरुआती साइंस यहीं तक सीमित था। पर अब जैसे इसमें पॉल्यूशन आ गया, या भारत में पर्टिकुलरली जहाँ पहले के ज़माने में लोग चूल्हा फूंकते थे तो उसकी बीमारी है, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, या रोड पे चलने पे व्हीकल का पॉल्यूशन है, ये अपने आप में सीओपीडी पैदा करा सकता है, प्लस एस्थमा कर सकता है, प्लस जिनको बचपन में कभी भी एस्थमा की शिकायत नहीं थी, जिनके परिवार में कभी अस्थमा की शिकायत नहीं थी, 40-45 साल की उम्र में आते आते पॉल्यूशन की वजह से या किसी और कारण की वजह से भी ऐसे मरीजों को एस्थमा होता है। प्लस जिन मरीजों का एस्थमा है, पॉल्यूशन की वजह से उनका एस्थमा का कंट्रोल बिगड़ जाता है, या जिन मरीजों को सीओपीडी है, पॉल्यूशन की वजह से उनको सीओपीडी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है लंग्स के हेल्थ पे, हम आपके सांस की सेहत पे और अल्टीमेटली आपकी सेहत पे। जी। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले एक समय था जब अगर किसी को अस्थमा होता था या जो आपने जो टीबी के नाम लिए, वो जो बीमारी होती थी, हमें लगता था कि ये कुछ नशा अगर ये करते होंगे, या फिर जब आपने बताया कि चूल्हा वगैरह के धुएं से जो निकलता था उससे तमाम ये बीमारियां होती थी। सर, हर बार ये सवाल आता है और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक जो हेल्दी जो लंग्स होते हैं, स्वस्थ फेफड़े का मतलब संकेत क्या है सर? मतलब कैसे हम जान सकते हैं कि अभी भी हमारा लंग्स जो है हेल्दी है? देखिए, अगर आपको एस्थमा जैसी कोई बीमारी संबंधित नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, कोई बुरी हैबिट्स नहीं है, तो उसमें आप अगर रूटीन में कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधा घंटा दौड़ने का है या आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों में आपकी सांस की समस्या नहीं होती, खांसी नहीं होता, बलगम बहुत ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा है, तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि सांस की समस्या नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आपको बलगम नहीं आ रहा है, या नॉर्मली सर्दी जुकाम के साथ कई बार बलगम आते हैं पर उसमें खून वगैरह नहीं आता है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ने पे अगर आपकी सांस नहीं भरती, जो हम घरेलू टेस्ट बोलते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ने पे अगर आपकी सांस नहीं भर रही है, तो ये मतलब है कि आपका लंग का फंक्शन नॉर्मल है। ओके। सर, जैसे अभी आपने कहा कि 2 या 3 मंजिल चढ़ने के बाद में सांस नहीं फूलती है, लेकिन अभी भी जैसे अगर हम अपनी बात करें या हम और किसी की बात करें, 1 मंजिल चढ़ने के बाद में सांसें फूलने लगती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फेफड़े हमारे कमजोर हो रहे हैं? नहीं, नहीं। अगर मेरी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी ही नहीं है, अगर मैं रोजमर्रा के जीवन में सीढ़ी चढ़ता ही नहीं, या मेरा वजन अगर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ने पे मेरी सांस भरेगी, या मैं फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को पीछे रखा हूँ। तो सांस भरने के बहुत सारे कारण होते हैं। 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ने के सांस भरने के एज वाइज कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी के कारण मोटापा हो सकता है, किसी को हार्ट की तकलीफ हो सकती है, किसी को फेफड़े की तकलीफ हो सकती है, किसी की खून की कमी हो सकती है, तो उसके कारण अलग अलग होते हैं।
पर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अगर 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, जो कि अपने रोजमर्रा के जीवन में काफी हेल्दी लाइफ बिता रहा है, जी तो वो मान सकता है कि उसको फेफड़े की परेशानी नहीं है। जी। मतलब हम ये मान के चले ना कि यदि अगर हम एक मंजिल चढ़ जा रहे हैं या अगर हल्की से सांस फूल रही है तो घबराने वाली बात नहीं है। सो दो चीजें हैं, हल्का सा सांस भरना या आउट ऑफ ब्रेथ होना, पैंट करना। मतलब मेरे को सांस नहीं आ रहा तो मैं बहुत जोर से सांस ले रहा हूँ, या मुझे 1 मंजिल 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट बैठना पड़ता है कि मुझे सांस आए, जी वो एक अलग चीज हुआ। अगर मैं भी आज तेजी से 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाऊंगा तो 10-15 सेकंड 20 सेकंड के लिए मेरी भी सांस भरेगी, वो नॉर्मल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। पर अगर मेरे को सांस इतनी भर गई कि मुझे सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है, तो दिक्कत है। तो इसी में सांस भरने के लिए एक अलग अलग कैटेगरी जो मेडिकल साइंस में हमने डिवाइड किया है जी कि अगर अपहिल चढ़ने पे, ऊपर चढ़ने पे आपको सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, या अगर आप ग्राउंड पे 100 मीटर बहुत अच्छे फास्ट स्पीड से चल रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आप हम उम्र वालों के साथ चल रहे हो और सब हम उम्र वाले हेल्दी और आप उनसे ताल से ताल मिला के चल रहे हो, सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको सांस की दिक्कत का एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। जी। तो जिस प्रकार से डॉक्टर अग्रवाल का कहना ये है कि इन्होंने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि यदि हमारी जो एक्सरसाइज करने की या फिर एक वर्कआउट करने की अगर हमारे पास अगर कैपेसिटी है तो कहीं ना कहीं ये हमारे फेफड़ों को यानी कि लंग्स को सेफ रखता है। सर आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी वर्कआउट कैपेसिटी अच्छी तो आप ये मान चल सकते हैं कि आपके फेफड़े हेल्दी है। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन कॉशन कि उसमें आपको स्मोकिंग हैबिट नहीं है, आपको किसी प्रकार की और समस्या नहीं है, आप पॉल्यूटेड एरिया में नहीं है, या समय के साथ अगर आपकी जितनी एक्सरसाइज कैपेसिटी आप कर रहे हैं आपका वजन नहीं बढ़ा है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, और समय के साथ आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अगर कम होती है तो डेफिनेटली आपको जांच कराना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। तो ये जिस प्रकार से बात हो रही है यहाँ पर पूरी तरीके से जो बात हो रही है फेफड़ों की हेल्दीनेस को लेकर के, संक्रमण को लेकर के, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने लाइफ में, अपनी जीवन शैली में आप वर्कआउट को यानी कि जो शारीरिक जो व्यायाम है उसको आपको जगह देना पड़ेगा ताकि आप आने वाले समय तक अपने आप को सेफ रख सकें। सर एक चीज हम अब देखते हैं कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कई सारे पेशेंट आपके पास में आते होंगे। मोस्टली अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें या फिर हम सिर्फ यहाँ हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ऐसे कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो लंग्स से रिलेटेड होती हैं सर, जो पेशेंट आपके पास आते हैं, आपने वो केसेस देखे होंगे? पहले पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था जी पहले के ज़माने में बोलते थे 6 एवं टीबी रोग विशेषज्ञ, क्योंकि उस समय लंग्स से संबंधित बीमारी जो होती थी वो ज़्यादातर टीबी ही होती थी। हिंदुस्तान में 70-80% लंग्स से संबंधित बीमारी टीबी, इसीलिए वो टीबी स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। समय के साथ साथ मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट के साथ साथ सब्जेक्ट की समझ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो लंग्स से संबंधित है। कोविड निमोनिया या स्वाइन फ्लू निमोनिया आप सब अच्छे से जानते हैं, तो निमोनिया लंग्स से संबंधित बीमारी है। अस्थमा, दमा, सीओपीडी ये आप सभी जानते हैं, वो लंग्स से संबंधित बीमारी है। टीबी जैसे हमने बताया वो लंग से संबंधित है। लंग कैंसर लंग से संबंधित बीमारी है। आईएलडी एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें फेफड़े आपके सिकुड़ने लगते हैं, फेफड़े की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, फेफड़े आपके सिकुड़ने लगते हैं। उसकी वजह से भी वो जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो एक प्रकार के दमा जैसे ही कई बार मैनिफेस्ट करता है, ये आप समझ में आता है। जो लोग कोल माइंस में काम कर रहे हैं या जो लोग पत्थर जहाँ तोड़ते हैं वहाँ काम कर रहे हैं, या जो लोग सैंड की जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेती वगैरह का तोड़ाई होता है, या इवन जो लोग डायमंड कटिंग में काम कर रहे हैं, इनसे भी जो फ्यूम्स या डस्ट जो निकलते हैं वो आप सीधा इनहेल कर रहे हो। जैसे कारपेंटर है, पेंटर है ना, पीओपी वाले हैं, तो ये सब जो आपके आसपास आप जब देख रहे हैं ये सारे के सारे उस डस्ट को इनहेल करते हैं अपने श्वास नली में और उससे सांस से संबंधित बीमारी होती है। सार्कोइडोसिस एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें लंग्स सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसके कई सारे कारण होते हैं, वो एक बीमारी होती है। इसके अलावा बहुत सारी शरीर की ऐसी बीमारी है जो पहले फेफड़े पे आके दिखाती है, बाद में शरीर के दूसरे हिस्सों में उसका सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो फेफड़े संबंधित सर्दी जुकाम, कॉमन सर्दी जुकाम एलर्जी की जो बीमारी हम कहते हैं जिसमें लगातार छींक आना, आंखों से पानी आना, कान में खुजली, गले में खुजली, नाक में खुजली, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं,
वो और अस्थमा आपस में एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो अस्थमा के मरीजों में एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के सिम्टम आना और एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों में अस्थमा होना ये बहुत कॉमन है। तो ये भी लंग्स की बीमारी है। तो इस प्रकार से काफ़ी जैसे नींद रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, जैसे मैं खुद नींद रोग विशेषज्ञ भी हूँ। मोटापे में लोग खर्राटे लेते हैं, दिन में बैठे बैठे सो जाना, सुस्ती लगना, चिड़चिड़ापन आना, तो ये सब हमारी फील्ड स्पेशलिटी को कवर करता है। जो सांस से संबंधित जो मरीज गहन चिकित्सा में भर्ती होते हैं, जिनको वेंटिलेटर लगता है, ये हमारी फील्ड की बीमारी आ जाती है जी। तो मोस्टली अगर हम बात करें सर, अगर छत्तीसगढ़ के उसमें बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से जो लोग जो आ रहे हैं, जो माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर जो प्रेशर में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है पॉल्यूशन के साथ साथ। एक सवाल ये भी आता है सर, अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जब वायरल हुआ करता था तो वो महज 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते में ठीक हो जाया करता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 2 या 3 महीने पहले से भी हम देख रहे हैं, अगर वायरल अगर किसी को हो चुका है या खांसी हो चुकी है तो वो खांसी लगातार 1 से 1.5 महीने तक रहती है और वो वायरल ठीक नहीं हो पाता है। सर ये भी एक समस्या हमें अभी देखने को मिल रही है, लगातार देखें तो जब वायरल फीवर या फिर वायरल होता है तो काफ़ी लंबा समय ले रहा है सर। तो क्या कुछ इसमें चेंजेस आए हैं और इसका रीज़न क्या हो सकता है इसका? ये आपने एकदम सही बात कही है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मैं देख रहा हूँ जो नॉर्मल वायरल फीवर वाले पेशेंट पहले ठीक हो जाते थे, अब उनकी सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाती है, पर सूखी खांसी 1-1 महीने 1.5 महीने तक रह रही है। नतीजा ये हो रहा है कि उस 1-1.5 महीने की सूखी खांसी की वजह से वो कई सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई सारी जांच, कई सारा इलाज कराते हैं, पर खांसी में आराम नहीं पड़ता। अब ये परिवर्तन जो आया है कि इतना लंबा खांसी चल रहा है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हो सकता है कि जो वायरल इन्फेक्शन कराते हैं उनमें कोई ना कोई अनुवांशिक परिवर्तन आया हो, जिसकी वजह से उसका असर फेफड़े में देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ खांसी। और ये इतना तंग करता है कि खांसते खांसते छाती में दर्द होना, सूजन आ जाना, बिकॉज ट्रॉमा होता है, लोकल कफ ट्रॉमा होता है, रात को नींद नहीं आना, मतलब हताश परेशान हो जाते हैं लोग 1-1 1.5 महीना खांसी में। तो डेफिनेटली एक चेंज वायरल इन्फेक्शन में जरूर आया है। अगर ऐसा कुछ होता है सर, अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है लगातार, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर हमें खांसी हो रही है तो कितने दिनों तक की खांसी को हम उसको बेयर कर सकते हैं और कितने दिन के बाद हमें लगता है कि नहीं ये गंभीर रूप ले सकता है, तो अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, वायरल के बाद जो खांसी है ना, वो बाउट्स में आती है। एक बार खांसी शुरू हुई तो वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक खांसते रहता है पेशेंट और उसकी हालत पस्त हो जाती है। अगर आप भी लगातार 2 मिनट खांसोगे, आपकी हालत पस्त हो जाएगी। और चूंकि ये अभी ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ये बहुत लंबा चल रहा है, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन के बाद खांसी हुई है तो आप आसपास किसी भी चेस्ट फिजिशियन को आप दिखाइए, बिकॉज ये वो खांसी नहीं है जो कफ सिरप से चली जाती है या इसके लिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। ये वो खांसी नहीं है, ये नहीं जा रही है, ना कफ सिरप से जाती है ना एंटीबायोटिक से जाती है। तो इसके लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड कफ सिरप हैं जो काम आते हैं और बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ जो काम आती है। आपको 8-10 दवाइयों का परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ अभी बातों का सिलसिला जो डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी से भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे जल्द मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित हो जहां हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के तहत स्वस्थ एवं समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है छत्तीसगढ़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमारी बात चल रही थी लंग्स इन्फेक्शन को लेकर के, यानी कि फेफड़ों को संक्रमण से कैसे बचा, और हमारी बात हो रही थी डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी से। सर हम फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, फिर से हम सवाल जानेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है अब आपकी निजी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले सर, लोग जो है अलग अलग करियर चुनते हैं, आप डॉक्टर बने हैं, तो डॉक्टर बनना है ये आपके दिमाग में कब आया और आपने यही फील्ड क्यों चुना सर आपने?
मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, 15-16 डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। तो मेरी फैमिली शुरू से ही वेल एजुकेटेड फैमिली रही और हमेशा से मेरे दादाजी का, मेरे पापा की इच्छा थी कि हम लोग भी पढ़ के निकलें। तो जी मेरे बड़ा भाई और मैं एक ही क्लास में थे हम लोग। वो उसने मैथ्स सब्जेक्ट लिया था, मैंने बायो लिया था। जी वो इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। तो इट वाज लाइक कि परिवार में ही चलन था कि भाई आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, जी उसके बिना क्या करोगे। तो हम पढ़ते गए, निकल गए एग्ज़ाम। जी। अच्छा सर, आपने एग्जाम तो निकाल लिया। एग्जाम निकालने के बाद में जब आप फील्ड में आए तो एक समय ऐसा आता है कि आप लोगों को एक डिपार्टमेंट चूज करना होता है कि मुझे इसमें डिपार्टमेंट में जाना है या इसमें जाना है। तो आपने ये जिस डिपार्टमेंट में आप अभी हैं, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती उनके लिए आपने चुना। तो आपको उस समय सर आपके मन में, आपके जहन में क्या ख्याल आया था कि मुझे ये भी डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है? दो चीज़ें थी। एक तो मेरे जहन में नहीं आया था कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में काम करना है। मुझे लोगों ने समझाया था, जो मेरे सीनियर थे, जी कि चेस्ट मेडिसिन पे तुमको करना चाहिए बिकॉज इसका स्कोप भविष्य में चल के बहुत ज़्यादा है। आपको ज़रूरी नहीं हो हर चीज़ पता हो। तो मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं था। जी दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे कि मुझे कोई और अच्छी ब्रांच मिल थी। जी तो जो फैक्ट है वो यही है। सो मेरे को चेस्ट मिल गया। उस समय पे चेस्ट मेडिसिन लोग उठाते नहीं थे, जी क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि टीबी एवं क्षय रोग विभाग के नाम से ही ये जाना जाता था और लोगों को उस समय इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितनी सारी बीमारियां हैं और इसका भविष्य में क्या स्कोप होगा। जी तो मैंने अपने सीनियर लोगों की एडवाइस मानी और मैं चेस्ट डिपार्टमेंट में आ गया। जी। और आज वो सर के जो एडवाइस उन्होंने जो उनकी मानी थी, आज वो काम आ रहा है। और कई ऐसे पेशेंट हैं जो सर के पास में आते हैं, डॉक्टर के पास में आते हैं और अच्छे होके वापस जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कंडीशन, कौन से कंडीशन में आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है, लेकिन दूसरा जो रूप होता है वो होता है डॉक्टर का, और उनके हाथों में होता है कि वो आपकी ज़िंदगी बचा सके। लेकिन वो, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि वो कंडीशन पर निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन से स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जब हम बीमार पड़ती है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ये दवाई ले लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, ये दवाई ले लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब तक मैं डॉक्टर के पास पहुँचती हूँ मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये ऐसे कई लोगों के साथ में होता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं तुरंत डॉक्टर के पास में क्यों नहीं आते हैं? और ऐसे लोगों को, या मुझे भी, आप सर क्या सजेस्ट करेंगे इस मामले में? आपको पता है हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनसंख्या है जी और मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ जनसंख्या में 140 करोड़ पॉलिटिशियन हैं, 140 करोड़ इकोनॉमिस्ट हैं, 140 करोड़ क्रिकेटर हैं और 140 करोड़ डॉक्टर्स हैं। हर किसी की अपनी एक राय है, अपना एक तरीका है। शायद हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है, शायद हमारी सोसाइटी में फैसिलिटी की कमी है जी और शायद एक ये मानसिकता है कि स्पेशलिस्ट के पास जाने में या डॉक्टर के पास जाने में समय बहुत लगता है, दिन पूरा ख़राब हो जाता है, पैसे भी बहुत लग सकते हैं। जी बहुत हमारी सोसाइटी का जो इवोल्यूशन है, अगर आप देखेंगे तो वैद्य हकीम से शुरू होता है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी पे आया, फैमिली फिजिशियंस पे आया। पिछले 15-20 सालों से ही स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस की तरफ हमारी सोसाइटी मूव की। जी लेकिन जो बेस था वो आज भी फैमिली फिजिशियन पे या होम्योपैथी आयुर्वेदिक पे या वैद्य हकीम पे, नाड़ी वाले पे ज़्यादा, एक तबके का पॉपुलेशन ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। स्पेशलिटी प्रैक्टिस ही 15-20 साल की देन है। तो इसलिए शायद उसको और समय लगेगा लोगों को ये समझने में कि मैं अगर 7-8 दिन 10 दिन तकलीफ परेशानी से गुजर रहा हूँ और मैं लोकल डॉक्टर से या वैद्य हकीम से या आयुर्वेदिक वालों से इलाज करा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। ये परिवर्तन आने में हो सकता है और थोड़ा समय लगे कि नहीं भाई, अगर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है तो सबसे पहले से इसके स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कम से कम मैं 8-10 दिन तकलीफ नहीं पाऊंगा। जी तो ये एक समाज का सोचने का तरीका है जिसमें, और जिस प्रकार से हमारा समाज समय के साथ आया है उसमें ये है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में चीज़ें चेंज हो जाए। जी। सर, हमने कई बार ये भी सुना है कि सबसे पहले, जैसे आपने पहले कहा कि अगर किसी को खांसी, अस्थमा या फिर कुछ और फेफड़े से संबंधित जब बीमारी होती थी तो उसका सबसे बड़ा कारण होता था या तो धूम्रपान
या फिर डस्टिंग या फिर पॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें होती थी। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और भी है, जब हम ये कहते हैं, जब आप लोग अवेयर करते हैं कि धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तब जो धूम्रपान करते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, उनका सर एक सवाल ये रहता है कि कितने लिमिट तक करना चाहिए। तो सर इसमें आपको सजेस्ट करेंगे कि ताकि उनका लंग्स भी ठीक रहे और वो भी निश्चिंत हो सके। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम इस सवाल के माध्यम से हम धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि कई ऐसे होते हैं उनको ये लगता है कि हम तो इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो सर जो ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्मोकिंग करने के बाद हमें कुछ नहीं होता है, उन्हें आप कैसे बताएंगे? और एक लिमिट होती है ना सारी चीज़ों की, कि एक लिमिट है कि आप इतना अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ होता है क्या, पैरामीटर्स है कुछ? बिल्कुल है। स्मोकिंग का हर कश आपके फेफड़े खराब करता है, जो रिपेयर नहीं हो सकता, पहली चीज। अब आप देखोगे आपके शरीर की बनावट, जैसे 2 किडनी है, एक किडनी भी हट गई तो आदमी एक किडनी के साथ भी जीवित है, ठीक है। तो फेफड़े की कैपेसिटी बहुत है, लीवर की कैपेसिटी बहुत है, राइट। तो इसमें इतना डैमेज हो कि वो आपको रोजमर्रा की जीवन में तकलीफ पैदा करे, तब आपको समझ में आएगा मैं तकलीफ में आया हूँ। उसके पहले तो वो डैमेज अंदर ही अंदर हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रोजमर्रा अगर मैं एथलीट हूँ, खेलना को तोड़ने वाला हूँ, तो मेरे को तकलीफ पहले समझ में आएगी, ना कि घर में या हल्का फुल्का काम करने वालों में या जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनमें तकलीफ लेट समझ में आएगी। तो वो उनका डैमेज ज्यादा हो चुका रहेगा जब उनको तकलीफ समझ में आएगी, बशर्ते एक एथलीट का। दूसरा, स्मोकिंग से सिर्फ फेफड़े में खराबी नहीं आती है, स्मोकिंग की वजह से आपके हार्ट में भी खराबी आती है, हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ लंग्स को खराब नहीं करता। अभी कल ही परसों एक पेशेंट आए थे मेरे पास, 81 ईयर्स के हैं, वो पिछले 60 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं और 2-3 पैकेट, मतलब दिन के 30-40 से 60 सिगरेट वो पीते थे। उनका एंजियोग्राफी हो चुका है, उनका बाईपास हो चुका है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको खांसी है, उनको चलने में दिक्कत है जी। उसके बाद भी वो मेरे से बहस कर रहे थे कि ये स्मोकिंग की वजह से नहीं। वो बोले जब इतने सालों में मेरे को नहीं हुआ तो अब कैसे? सो स्मोकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम पेशेंट में, मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, पर मैक्सिमम पेशेंट में उस प्रॉब्लम को दिखने में इंसान की उम्र 60 साल क्रॉस कर जाती है। तो ये है कि आप जवानी पे स्मोकिंग कर रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका असर दिखेगा 60 साल के बाद। 60 साल के बाद ये दिखेगा। तो जिस प्रकार से सर ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदायक है वो नुकसान ही रहेगी, चाहे आप उसे कम मात्रा में लें अपने शरीर के अंदर या फिर ज़्यादा मात्रा में। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि हम बार बार आप बोल रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन और ये स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ों से लंग्स में इन्फेक्शन आता है। सर आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बनने के लिए सर किन किन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है? जिस समय आपने पढ़ा होगा उस समय की स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन जब आपके पास पेशेंट आते हैं तब आपको कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सर? क्योंकि जिस समय आपको पढ़ाया गया था और अब आप खुद फेस कर रहे हैं, कितना कुछ अंतर पाते हैं? और सबसे बड़ा ट्रेनिंग किस चीज़ की इसमें होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है इसकी? मेडिकल साइंस बहुत तेजी से एडवांस की है। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, चेस्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय ये बहुत ही नया सा डिपार्टमेंट था चेस्ट का, जहाँ पे टीबी को हटके कुछ और चेस्ट की बीमारियों पे फोकस किया जाता था और पूरे देश में ऐसे बहुत कम सेंटर थे जहाँ पे ऐसा होता था। सो ये पूरा लर्निंग कर्व है। उस समय पे हमने जो पढ़ाई की है और आज हम जो मैं खुद अपने पोस्ट ग्रेजुएट को ट्रेन करता हूँ, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अब उन लोगों को ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल हैं, पेशेंट की वैरायटी ज़्यादा अवेलेबल है और ज़्यादा बीमारियों की नॉलेज है। जो बीमारियां शुरुआत में इसका इतना ही हो सकता है करके हम कई फाइलों को बंद कर देते थे, अब उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है का ऑप्शन आने लगा। तो फील्ड का एडवांसमेंट हुआ है, सब्जेक्ट की समझ बढ़ी है, डायग्नोस्टिक करने का जो मोडालिटी है वो बढ़ा है। तो डेफिनेटली समय के साथ फील्ड एडवांस हुआ है और हिंदुस्तान में ही मैं समझता हूँ कि सन 2000-2005 के बाद से ही हमारा मेडिकल फील्ड एडवांस होने लगा है। उसके पहले तक
उतना एडवांसमेंट की गति नहीं थी, बहुत धीमे गति से हम चल रहे थे। पर सन 2000-2005 के बाद हमने बहुत तेजी से गति पकड़ी है मेडिकल फील्ड के एडवांसमेंट में। तो जिस प्रकार से बात जो चल रही है कि अनुभव की क्या जरूरत, क्योंकि समय बदलता है, समय के साथ साथ बीमारियां तो वही रहती हैं लेकिन बीमारियों के सिम्टम्स बदल जाते हैं, लक्षण बदल जाते हैं और फिर उन्हें किस प्रकार से ट्रीट करना है ये भी अब एडवांस होता जा रहा है, जो चीज़ सर कही है। सर अभी हमने बीते कुछ वर्षों में हमने कोरोना की मार झेली है। 2019 से 22 तक कोरोना जो था वो भारत में था और कोरोना के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनको फेफड़े की दिक्कतें आई हैं, सांस लेने में दिक्कत आई। तो सर कोरोना के बाद में मोस्टली आपके पास ऐसे कितने पेशेंट आए हैं जिनमें आफ्टर कोविड जो है वो सिम्टम्स उसमें दिखा हो? लॉन्ग कोविड कहते हैं मेडिकल टर्म में इसको जी। और लॉन्ग कोविड के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसमें साइकोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, कार्डियक संबंधित है, फेफड़ा संबंधित है, एंडोक्राइन संबंधित है। तो लॉन्ग कोविड एक इसको हम पार्ट कहते हैं। लंग्स से संबंधित जो परेशानी ज़्यादातर देखने को आई है वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोविड की वजह से हुआ है। हाँ, कोविड होने के बाद जो परेशानी बढ़ी है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि टीबी के पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं। दूसरा, लंबी खांसी के पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं। और तीसरा, कोविड से जो थोड़ा बहुत लंग्स में डैमेज रह गया था उससे संबंधित कई बार लोग टेंशन में ज़्यादा आने लगे हैं। तो हाँ, तो वो इस प्रकार का लंबी खांसी होना या टीबी होना या और किसी प्रकार की बीमारी कोविड के बाद होना, ये थोड़ा सा इंसिडेंस जरूर बढ़ा है। इसमें कोविड का कितना हाथ है मैं ये नहीं कह सकता, पर डेफिनेटली ये चीजें थोड़ी सी बढ़ी है। जी, तो ये जो चीजें हैं मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसका अफेक्ट जरूर उसमें आया है लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते कि इसमें ये है। हाँ। सर अब इसी से चलते चलते एक आखिरी सवाल कहें या फिर हम अपने दर्शकों को एक मैसेज हम चाहते हैं कि सर अगर एक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसे अगर अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना हो तो उन्हें कौन कौन सी अपनी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? शरीर के किसी भी एक पर्टिकुलर अंग को आप स्वस्थ नहीं रख सकते। अगर आपको रखना है तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को हेल्दी रखना होगा। शारीरिक हेल्थ की जब मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, किस प्रकार का खाना आप खा रहे हो और रोज़ आधा से पौन घंटे का व्यायाम। ये आपके एक कंप्लीट पैकेज की तरह होता है जो आपको फिजिकली काफ़ी हेल्दी रखता है, जिसमें जब आप आधा पौन घंटे का व्यायाम रोज़ कर रहे हो तो आपके शरीर के हर हिस्से में काफ़ी अच्छी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, ऑयली फूड नहीं खा रहे हो, पैकेट फूड नहीं खा रहे हो, लेट नाइट अगर आप आज की तारीख में जो मुझे बहुत बड़ा टेंशन की चीज़ लगती है वो है रील्स और नशा है। लोग रात में काम करके घर आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, खाना खाने के बाद वो 1.5 घंटा 1 घंटा रील्स देख रहे हैं, इतना नशा है। OTT पे आने वाले सीरीज लगातार वो 1.5 घंटे देख रहे। तो एक शिफ्ट जो आया है, जो पहले के समय पे 9-10 बजे सो जाते थे लोग, उसके पहले और जल्दी सो जाते थे, अब वो 12-1 बजे सो रहे हैं, 1:30 बजे सो रहे हैं। भगवान ने दिन और रात बनाया है, सूर्य का उगने का और डूबने का समय बनाया है और हमारा शरीर उसी के हिसाब से अलाइंड है। हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी उसी हिसाब से अलाइंड है कि दिन में आपके साथ आपके शरीर में क्या हो रहा है और रात में आपके साथ क्या हो रहा है। तो रात की जो व्यवस्था है शरीर की, वो रेस्ट करने की है, स्ट्रेस करने की नहीं है। सो वो हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटल लाइफस्टाइल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी हॉबीज़ पूरी करते हो, म्यूज़िक है, डांस है, सिंगिंग है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें, पर ये कंप्लीट पैकेज की तरह ही और एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरह ही आपको यूज़ करना चाहिए। अच्छा सर, इसी में एक और सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूँ। हम एक बार देखते हैं कई लोग ऐसा कहते हैं कि तेज दौड़ना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि आप अपने शरीर को तब तक आप वर्कआउट करो जब तक आप थक ना जाओ, तो ये कहाँ तक सही है सर? ये देखिए, एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज मतलब कितने देर तक करना है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन उसकी मिनिमम लिमिट है 30 to 45 मिनट्स विगरस एक्सरसाइज, मतलब तेज चलना,
या रनिंग है या फास्ट वॉकिंग है या स्विमिंग है या साइकिलिंग है, तो मिनिमम अगर आप आधे घंटे से 45 मिनट रोज ये करते हैं तो आप एक हेल्दी और फिट शरीर के साथ आप रह सकते हैं। ये एक पार्ट है, जैसे मैंने कहा ना, एक कंप्लीट पैकेज होता है। तो एक्सरसाइज एक अहम पार्ट है, उसके पीछे आपकी खान पीन है, आपका सोने उठने का समय है, वो सारी चीज़ों को जोड़ के लेकिन व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, हर किसी को करना चाहिए। ये नहीं, मैं व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि जिम में ट्रेडमिल में गाने लगा के 10 मिनट तक वॉक करना, नहीं, ये नहीं है। जी, मतलब ये चलना है और अब दिमाग जो स्ट्रेस फास्ट वॉकिंग, विग्रस वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग जो हम करते हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। टहलने को मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कह रहा हूँ। आप अगर स्ट्रोल कर रहे हो, टहल रहे हो, तो दैट इज नॉट काउंटेड एज फिजिकल एक्टिविटी, इट हैज टू बी अ फास्ट वॉकिंग। मिनिमम जो बोला गया वो फास्ट वॉकिंग बोला गया है, टहलना नहीं बोला गया है। सर, आपसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिल गई, लेकिन फिलहाल इससे संबंधित क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक इंटरव्यू में ये खत्म हो पाया। लेकिन सर, आपने जितना कुछ अभी हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया है, और आपने अपना एक कीमती समय हमारे निकाला, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चलते चलते एक मैसेज जो आप बोलना चाहते थे सर। हमने बात शुरू की थी कि पॉल्यूशन की वजह से होने वाली फेफड़े से संक्रमण या उसकी बीमारी के बारे में। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल अभी 19 नवंबर से 28 फरवरी तक एक मुहिम चलाया है, और वो मुहिम है हर सांस में केयर। उस मुहिम के तहत हम लोग रायपुर शहर में जगह जगह प्लांटेशन कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके, जहाँ पे पोल्यूटेड एरियाज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जहाँ पे पोल्यूशन का काम ज़्यादा है, वहाँ पे एक हेल्थ टॉक का हमने प्रोविज़न रखा है, और जनता के लिए हमने फ्री इस लंग स्क्रीनिंग कैंप रखा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर का कंसल्टेशन है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, या 6 मिनट वॉक टेस्ट है, या जो COPD की जैसे हम बात कर रहे थे, तो COPD के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनसे फिजियोथेरेपी का कंसल्टेशन की कैसे, ये सभी चीज़ों को हमने फ्री रखा है। तो 19 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक आप रामकृष्ण में अपने मार्केटिंग आए या रिसेप्शन में आके संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस प्रोग्राम में एनरोल करके अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं। एनरोल करने का तरीका क्या होगा सर? आपको यहाँ रिसेप्शन पे आके बस बोलना है, बस यहाँ पे बोलना है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। तो ये रायपुरियंस के लिए है या एंटायर छत्तीसगढ़? एंटायर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लोग, यदि आप अपने फेफड़ों की जांच यदि आप करना चाहते हैं तो बस जरूर आइए, क्योंकि समय आपको मिल रहा है 19 नवंबर से 28 फरवरी तक। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए और अपने जो फेफड़े की जो कार्यविधि या जो फंक्शन जो है उसे आप जरूर टेस्ट करें और जानें कि आप कितने, आपका जो फेफड़ा है कितना अच्छा है और कितना काम कर रहा है और कितना आगे तक काम करेगा। सर, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारियां दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि फेफड़ों के संक्रमण को कैसे रोका जाए और फेफड़ों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो सर ने सारी बातों की एक बात इन्होंने कहा है, यदि आप हॉस्पिटल के जो हेल्थ पैकेज लेने से अच्छा, यदि आप मेंटली और फिजिकली अगर आप पैकेज अगर लेते हैं तो आपको डॉक्टर के हेल्थ पैकेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर का ये कहना है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, जितना हो सके उतना आप शरीर को व्यायाम करें, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप स्वस्थ रहें। और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी और सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो आज हमारी चर्चा हो रही थी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल से, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर हम अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे आगे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसी ही मुलाकात और हम किसी और सेहत और किसी और जानकारी के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार।